मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एकांकीकार, एक श्रेष्ठ रचनाकार भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े औचित्य को स्पष्ट करते हुए इसकी मूल संवेदना की विवेचना कीजिए। ये बिंदु या ये प्रश्न है। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, संक्षेप में भुवनेश्वर का एकांकी साहित्य के बारे में जिक्र करें, चित्रण करें, तो एक ऐसे एकांकीकार है जिन्होंने हिंदी में पाश्चात्य शैली की एकांकी परंपरा का प्रसार किया। एक ऐसे एकांकीकार है भुवनेश्वर जिन्होंने पश्चिमी देशों की जो एकांकी की जो परंपरा है, पाश्चात्य शैली की जो एकांकी परंपरा, उसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि और जैसे रामकुमार वर्मा का भी नाम लिया जा सकता है, पर ये भी क्या कि इस क्षेत्र में क्या कि अग्रणी माने जाते हैं। इस तरह के नाटकों और एकांकियों में मूल्यहीन, असंतुलित, आत्मलीन और घोर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का चित्रण मिलता है। मतलब नैतिक और मानवीय मूल्य है, वो कैसे जीवित रहे, वो कैसे एक तरह से क्या कि बचे रहे, समाज कैसे क्या कि एक तरह से निरंतर आगे की ओर बढ़े, उस पर क्या कि हर साहित्यकार का, हर रचनाकार का, हर एकांकीकार का फोकस रहता है। परंतु जो मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य टूटते नजर आ रहे हैं, धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। जो क्या कि बेचैनी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, घुटन है, दमन है, असंतुलित वातावरण है, और बिल्कुल आदमी एडी से लेकर चोटी तक जो बिल्कुल हालत बद से बदतर हो गई है। एक खोखलापन आ गया, ऊपर से तो दमक चमक है, पर तो आंतरिक रूप से बिल्कुल खोखला हो गया, शक्तिहीन हो गया है। उनको उजागर करना हर एकांकीकार का लगभग क्या कि ऐसा उद्देश्य होता है, और उनका समाधान भी किया जाता है। तो वही बात एकांकियों नाटकों में मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और क्या असंतुलित, आत्मलीन और घोर व्यक्तिवाद प्रवृत्ति का चित्रण मिलता है। इसी तरह पात्रों की स्थिति भी अजीब व्यवहार वाली चित्रित की जाती है। जो भी एकांकी में पात्र है, जो भी उनका चरित्र चित्रण है, उनका क्या कि एक तरह से अजीब व्यवहार वाली कंडीशन भी क्या कि व्यक्त की जाती है। इसी तरह भुवनेश्वर ने पर्याप्त मात्रा में एकांकियों की रचना की। उनमें प्रथम प्रयास श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना शीर्षक से हंस पत्र के दिसंबर 1933 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ। उनका जो प्रथम प्रयास है श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना शीर्षक से हंस पत्रिका के दिसंबर 1933 ईस्वी अंक में प्रकाशित हुआ, प्रथम प्रयास। उसके बाद अन्य एकांकी रचनाएं जैसे शैतान है, एक साम्यहीन साम्यवादी है, प्रतिभा का विवाह है, रहस्य रोमांच है, लॉटरी है नामक एकांकी को संकलित करके सन 1936 में कारवा एकांक संग्रह प्रकाशित किया। जितनी भी एकांकी है उनका क्या कि एक जगह गड्ढमड करके एक जगह एकांकी संग्रह के रूप में 1936 में कारवा नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित किया। एकांकी संग्रह से प्राप्त विद्यार्थी ये होता है कि कई अधिक से अधिक एकांकी, 5 है, 10 है, 15 है, उनको एक किताब में एक उसमें एकत्रित करके और उसको एकांक संग्रह के नाम देकर उसका क्या कि टाइटल दे दिया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है। तो उनका नाम क्या, कारवा एकांक संग्रह प्रकाशित किया। इन सभी एकांकियों में पाश्चात्य शैली की छाप है। जितनी भी एकांकी ऊपर बताई है मैंने, तो इनमें क्या कि पाश्चात्य शैली की क्या छाप है, पाश्चात्य शैली का वातावरण देखने सुनने को मिलता है। इन पर पश्चिम के बुद्धिवादी नाटककार इब्सन और शा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, और उन्होंने उन्हीं की तरह विषय वस्तु एवं समस्या का भी विश्लेषण किया है। विषय वस्तु और समस्या का विश्लेषण किया कि समस्या है तो समाधान है, सवाल है तो जवाब है, और आवश्यकता है तो आविष्कार है। ये नेचुरल है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब सुख है वह दुख है। पर प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, जीवन में सुख ही सुख नहीं चाहिए, दुख भी चाहिए। सुख के बिना तो जीवन अधूरा है, परंतु दुख के बिना भी उतना ही अधूरा है। दुख भी होना चाहिए।
दुख नहीं होगा तो ये जीवन क्या कि मूल्यहीन है, सारहीन है, इसका कहीं उचित कोई मतलब नहीं निकलेगा। दुख होना बहुत जरूरी, और मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ, सुख है उससे कहीं ज्यादा दुख इंसान को जीवन में मिलना चाहिए, क्योंकि इससे नयापन आता है, मौलिकता आती है, और इंसान को आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, कई द्वार खुलते हैं। और यदि मान लीजिए वो अच्छे वातावरण में, अच्छे सुख में, अच्छे धन दौलत प्रॉपर्टी के वातावरण में पला है, तो वो जानेगा नहीं कि जीवन का कड़वा सच क्या है, जीवन का कड़वा सच क्या है। तो वो बात परेशानी खड़ी होती है। तो वो बात इनमें क्या कि इंडिकेशन किया जाता। और आगे चले प्रिय विद्यार्थियों कि भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी समय समय प्रकाशित होते रहे। इनके मृत्यु, हम अकेले नहीं, 8:15 बजे, स्ट्राइक और ऊसर आदि रचनाओं में उनकी दृष्टि का विस्तार दिखाई देता है। प्रारंभ में ये मध्यवर्गीय चेतना और यौन समस्या को प्रमुखता देते रहे। मध्यवर्गीय जो बीच का, न गरीब और न धनवान, मिडिल क्लास का आदमी क्या होता है कि उसकी सैलरी, उसका इनकम बहुत ही कम, एक साधन तरीके का होता है, न तो वो कुछ कर सकता है, एक अपना जीवन यापन कर सकता है। और वो मिडिल क्लास का, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति क्या होता है कि इस महीने सैलरी मिला, इस महीने वेतन मिला, या इस महीने कैसे पैसा है, तो इस महीने पैसे खर्च करके अगले महीने की योजना बनाएगा वो। अर्थात मध्यम श्रेणी का व्यक्ति योजना बनाता है और बिगाड़ता है, योजना बनाता है और बिगाड़ता है। उसी के साथ साथ यौन समस्या का भी क्या उन्होंने चित्रण किया, उनको प्रमुखता देते रहे। परंतु बाद में इन सबसे ऊपर उठकर वे सामाजिक चेतना और सुख दुख की संवेदना को भी व्यक्त करने लगे। परंतु उन्होंने सोचा कि इससे काम नहीं चलने वाला। समाज में जो समस्या है, समाज में जो रोजमर्रा की समस्या, उनकी ओर क्या उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने और सुख दुख की जो संवेदना, सुख दुख है, उसके बारे में क्या उन्होंने चिंतन किया। इसके साथ उन्होंने फोटोग्राफर के सामने तांबे कीड़े आदि रचनाओं में मनुष्य की बढ़ती हुई लोलुपता का उद्घाटन किया। आज ना दाऊ बड़ा, ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की कितनी डिमांड है, उसमें क्या कि फोटोग्राफर और तांबे के कीड़े जैसी क्या कि एकांकी में क्या कि इनका क्या कि अर्थ को लेकर, पैसे को लेकर क्या कि अपने विचार व्यक्त किए। इसी के साथ साथ 1948 में इतिहास की कैंचुल एकांकी लिखा। तत्पश्चात उनके कई ऐतिहासिक एकांकी प्रकाशित हुए। आजादी की नींव, जेरूसलम, सिकंदर, अकबर तथा चंगेज का आदि रचनाओं में भुवनेश्वर प्रसाद का राष्ट्रीय तय का स्वरूप रहा। और उनकी अंतिम कृति सिंगों की गाड़ी सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा सा एकांक साहित्य का उनकी हल्का सा क्या कि पृष्ठभूमि है, उनका परिचय दिया है। तो उसके बाद आगे जब और मौका मिलेगा इस तांबे के कीड़े एकांक पढ़ाने के लिए तो और बताएंगे। फिलहाल ज़्यादा न कहकर मेन बिंदु पर आते हैं कि भुवनेश्वर की जो कहानी सॉरी एकांकी है तांबे के कीड़े, शीर्षक का उचित को स्पष्ट करते हुए उसकी मूल संवेदना, उसको स्पष्ट उसकी विवेचना कीजिए। तो एक नोट्स के रूप में है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भुवनेश्वर द्वारा रचित तांबे के कीड़े एक विसंगत एकांकी है। इस प्रयोगशील एकांकी का न तो कोई विशेष कथानक है, न घटनाक्रम है, न चारित्रिक या पात्र विशेष का विकास है। इसमें वर्तमान काल के अव्यवस्थित जीवन में समस्त त्रासदीपूर्ण स्थितियों का बड़ी खूबसूरती से चित्रण हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक प्रतीकात्मक है, क्योंकि कीड़े तो कीड़े ही होते हैं, वे विनाशक स्थिति के बोधक होते हैं, लेकिन तांबे के कीड़े नहीं होते। लेखक ने प्रस्तुत एकांकी में तांबे के कीड़े शीर्षक द्वारा इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि आज के समाज में व्यथित पीड़ित मानव तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों में भुक्तभोगी प्राणी है, जो दब्बूपन, विवस्था, अहम से पीड़ित व्यथित की जिंदगी को बेतरतीब ढंग से ढोता रहता है। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत एकांकी के एक दृश्य में को देखा जा सकता है। पागल आया, रिक्शे वाले ने कितना अच्छा नाच किया, मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टेचू बनाएं, उसकी जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें, लेकिन मसालची बाबा तुम घर से कितनी दूर निकल आए हो और तुम्हारा शूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया। ये और एग्जाम्पल है। उक्त संवाद के माध्यम से लेखक ने वर्तमान जीवन की अव्यवस्थित और बिना मतलब की व्यथा और मनोभावना को दर्शाया है। मानव आज व्यर्थ में ही स्वयं की कमजोरी छिपाने के लिए तांबे के कीड़े के समान कल्पना करता रहता है। इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखा जाए तो एकांकी का शीर्षक सर्वथा उचित, पूर्ण, सार्थक एवं कथ्य के अनुरूप है। साथ ही
यह शीर्षक संक्षिप्त, जिज्ञासा भाव से पूरित, रोचक, व्यंजनात्मक एवं प्रतीकात्मक है। उसके बाद तांबे के कीड़े एकांकी की मूल संवेदना। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की एक विसंगत एकांकी है तो है ही। इस एकांकी में कोई कथानक नहीं है। इसमें कहीं कहीं पात्र आत्मंथन भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पात्रों का आत्मंथन अपने तक ही सीमित है। उनके संवादों में कोई भी बात तर्कसंगत नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो एकांकी के सभी पात्र वर्तमान समय के बोझ को उठाते हुए पागल हो गए हैं। जिस प्रकार से एक मानसिक रोगी असंगत, अतार्किक तथा बेमतलब की बातें करता है, उसी प्रकार से प्रस्तुत एकांकी के पात्र बातें करते हुए दिखलाई देते हैं। प्रस्तुत एकांकी में अनाउंसर पात्र के कथनों में एकांकी की मूल संवेदना छिपी हुई है। आज का समाज केवल बाहरी आवरण को देखता है, उसके अंतर्मन में छिपे हुए भावों को समझने का प्रयास नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से पागल नहीं होता है, वह समाज के द्वारा पागल करार दे दिया जाता है। हमें केवल वही देखना, समझना, सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगे। दूसरों की भावना जानने का हम प्रयास नहीं करते हैं। यही कारण है कि अनाउंसर ने इस नाटक के लेखक को न्यूरॉटिक कहा है, क्योंकि लेखक ने इसमें ऐसे कथानक या पात्र को नहीं दिखलाया है जिसका कोई मतलब निकलता हो। नाटक के सभी पात्र हमें मानसिक रोगी लगते हैं। उनकी बातें अतार्किक और असंगत है। एकांकी का शीर्षक तांबे के कीड़े ही विसंगत है, क्योंकि तांबे के कीड़े होते ही नहीं है। किंतु इस एकांकी का उद्देश्य आज के विसंगत पूर्ण जीवन को चित्रित करना है। आज के द्वारा थका व्यक्ति जीवन के बोझ से इतना विचलित हो जाता है कि वह बेमतलब की बातें करने लगता है। मनुष्य अपनी ही दुनिया में सिमटा हुआ केंद्रित दिखाई देता है। अतः वर्तमान समाज की विसंगतता पूर्ण जीवन चरित्र को दिखलाना ही इस एकांकी की मूल संवेदना है। अर्थात मोटा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति दूसरे से तो अच्छा व्यवहार करवाना चाहता है, परंतु जब स्वयं की बारी आती है व्यवहार करने की, तो वो क्या कि पीछे खिसकता नजर आता है। अर्थात लेना जानता है, देने की जब बात आती है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है, संकुचित हो जाता है, एक नैरो माइंड की विचारधारा डेवलप करने लगता है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।